Hello everyone, I am Parveen Sharma. I welcome to all at YouTube channel of Mothers Academy Senior Secondary School. So students, our today's topic for the students of 12th Commerce subject Business Studies. Our today's topic will be objectives of management. In last class, we did definition, meaning and features of management, and now we will start with the new topic, chapter first, part 2, objectives of management. आज हम करेंगे प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने प्रबंध क्या होता है, प्रबंध की परिभाषा, अर्थ और प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी थी। अब शुरू करते हैं प्रबंध के उद्देश्य के साथ। So students, there are three main objectives of management. First objective is organizational objective, social objective and personal objective. प्रबंध के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य संस्थागत उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी या प्राथमिक उद्देश्य भी कहा जाता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें, सेकंड इज सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिन्हें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या व्यक्तिगत उद्देश्य भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संस्थागत उद्देश्य। अगर हम संस्थागत उद्देश्य की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. It refers to the objectives for the whole organization. While fixing these objectives, management keeps into consideration the benefit of all the related parties like owners, employees, customers, government, etc. संस्थागत उद्देश्य किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के प्राथमिक उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य पूरी संस्था के या पूरे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर रखे जाते हैं। जब हमें इन उद्देश्यों को फिक्स करना है या इन उद्देश्यों को रखना है तो मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना पड़ता है, ये आवश्यक है कि ये उद्देश्य उन सभी पार्टीज़ की नीड पूरा करे, उन सभी पार्टीज़ की आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को पूरा करे जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, लाइक ओनर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट एटसेट्रा. सो दीज आर मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल. सर्वाइवल मीन्स अस्तित्व बनाए रखना. पहला संस्थागत उद्देश्य होता है कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मार्केट में अस्तित्व बना रहे, वो मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगी या सर्वाइव करना ज़रूरी है. सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिपेंड अपॉन द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द इकोनॉमिक गोल्स सेट फोर्थ. अब सर्वाइवल संस्था का अस्तित्व किन बातों पर निर्भर करता है? संस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि संस्था ने जो आर्थिक उद्देश्य जो निर्धारित किए हैं उन आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही. जब तक हम आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेंगे तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. द रेवेन्यूज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स शुड बी इनफ टू कवर द कॉस्ट एंड हेल्प द सेव इनफ. कि जो संस्था का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इतना होना चाहिए कि कम से कम वो कॉस्ट को कवर करे और थोड़ा बहुत सेव भी हो, कुछ बचत भी हो. These objectives can successfully be achieved only if the benefits of all the parties involved are taken into consideration. और ये ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव कब पूरा होगा? जब आप सभी पार्टीज़ जो संस्था से जुड़ी हुई हैं उन सब के इंटरेस्ट का आप ध्यान रखेंगे. A good example can be introducing better pricing
देन कंपटीटर विदाउट इनकरिंग लॉसेस। एक अच्छा एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, जो प्रोडक्ट का जो आप पैसा निर्धारित करते हैं, वो कंपटीटर को मात करने के लिए ऐसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखें, ऐसा प्राइस रखा जाए जिससे आपको लॉस ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपटीटर्स को मात करने के लिए आपने अपने प्रोडक्ट का इतना प्राइस कम कर दिया कि आप अपनी कॉस्ट को ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे। इसलिए खाली मार्केट के अंदर कंपटीटर्स को मात करने के लिए या कंपटीटर्स को पछाड़ने के लिए आपको थोड़ा प्राइसिंग का भी ध्यान रखना है। अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर योर प्रोडक्ट्स कैन हेल्प रिड्यूस द वेस्टेज एंड फास्टर बैच प्रोडक्शन। आप ये भी कर सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को आपने अडोप्ट किया, जबकि आपके कंपटीटर्स के पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुरानी तकनीक है। आपके पास नई तकनीक है, तो जो नई टेक्नोलॉजी होती है वो आपको हेल्प करेगी आपकी कॉस्ट को कम करने में और प्रोडक्शन प्रोसेस को तेज करने में, उसे बढ़ाने में। इस तरह से आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। सेकेंड वन इज़ ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स विकास करना। सभी संस्थाओं का ये उद्देश्य होता है कि वो दिनों दिन क्या करे, प्रगति करे, विकास करे, अपने बिजनेस को बढ़ाए। द मैनेजमेंट शुड स्ट्रीव टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस in term of growth potential. There can be several metrics you can give heed to: hike in the employee count, improved sales figures and the launch of new products. जैसे विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप अपनी संस्था को अगर बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। यू हैव सेवरल मैट्रिक्स जो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा कि हाइक इन द एम्प्लॉय काउंट, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया ताकि आपकी सेल्स बढ़े और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना भी क्या है, आपके विकास को दर्शाता है कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। आपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाया। अब एम्प्लॉयज़ कब बढ़ेंगे, जब आपको जो नीड होगी। आपको नीड क्यों होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपकी सेल बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपके बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल दैट कम्स टू माइंड इज़ दैट ऑफ एंकर। एक अच्छा एग्जाम्पल है एंकर का। द ब्रांड हैड बीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। अगर हम एंकर की बात करें तो एंकर पहले केवल जाना जाता था इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ये जो बिजली के उपकरण हैं, ये बटन्स वगैरह, ये सब आते थे। इट ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड इनटू द एफएमसीजी सेक्टर। तुरंत ही इसने अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर। एफएमसीजी फुल फॉर्म इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो ऐसे गुड्स जो डेली यूज़ के आपके रूटीन में आते हैं। तो ये एंकर ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की, जिससे एंकर ने क्या की, ग्रोथ की। You can see in a picture of Anchor, Colgate and Dynasoap टूथब्रश। ये एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट एंकर ने लॉन्च किए और ग्रोथ की। अनदर एग्जाम्पल ऑफ आईटीसी विच वाज इनिशियली फोकस्ड ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। आईटीसी पहले केवल और केवल टोबैको प्रोडक्ट्स के ही बारे में जानी जाती थी एंड लेटर डाइवर्सिफाइड इनटू द बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट एंड नूडल्स। बाद में धीरे धीरे इसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई करना क्यों किया, क्योंकि कंपनी क्या चाहती है, ग्रोथ। तो ग्रोथ करना संस्थाओं का उद्देश्य है, एक मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता। क्योंकि जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। Increased profit can be ensured with a few positive concepts. Profitability is one of the basic factors that decide the future and growth of the organization as a whole. आपकी जो लाभदायकता की स्थिति आज की और फ्यूचर की जो
पॉसिबिलिटी है बिजनेस की चलने की, वो डिसाइड करती है प्रॉफिटेबिलिटी की, आपको कितनी लाभदायकता है। अगर आज ही आप प्रेजेंट में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है और आपको लगता है कि इन फ्यूचर भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिक पा रहा है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर आपको एक नया प्रोडक्ट भी हो सकता है लॉन्च करना पड़े। प्रॉफिटेबिलिटी नेसेसरी है। इफ़ यू वांट टू एंश्योर ए सक्सेसफुल कंटिन्यूएशन ऑफ योर बिजनेस, यू शुड मेक श्योर दैट प्रॉफिटेबिलिटी इज एंश्योर्ड। अगर आप अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ाना चाहते हैं तो लाभदायकता आपको एंश्योर करनी पड़ेगी, लाभदायकता आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अ गुड एग्जाम्पल कैन बी द ऑप्शन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद लो कॉस्ट वेंडर। लाभदायकता को बढ़ाने के लिए आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। आप ऐसे एग्रीमेंट करें जिनसे आपको कॉस्ट कम हो, या ऐसे व्यापारियों के साथ आप एग्रीमेंट करें जिनसे आपकी कॉस्ट कम हो, या प्लानिंग ए जॉइंट वेंचर, या आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए कोई अच्छे जॉइंट वेंचर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, 3 important ऑब्जेक्टिव विच वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट वन इज़ सर्वाइवल, सेकेंड वन इज़ growth, and third one is profitability. Next is social objective, सामाजिक उद्देश्य। An organization is a part of society। जो संस्था है, जो कंपनी है, वो समाज का एक हिस्सा है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड होती है तो वो समाज के अंदर ही स्थापित होती है, वो समाज के रिसोर्सेज यूज़ करती है। तो उस संस्था का भी नैतिक कर्तव्य है कि वो समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे। An organization is a part of society given the fact that the almost all the resources made available for your business are a result of what has been provided by the society। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो आज जो आपके बिजनेस का जो परिणाम है, या जो आपका जो बिज़नेस आज इतना ग्रो कर पाया है, वो सब सोसाइटी की वजह से ही कर पाया है। सोसाइटी ने आपकी हेल्प की, इसीलिए आपका बिज़नेस क्या कर पाया, आज ग्रो कर पाया, क्योंकि सभी रिसोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं वो सोसाइटी के ही हैं। इट शुड बी एन ऑब्लिगेशन टू रीपे इट इन वन फॉर्म और द अदर। ये संस्था का कर्तव्य बनता है कि वो किसी ना किसी तरीके से समाज की भलाई के लिए कार्य करे और समाज का जो उसने रिसोर्सेज को यूज़ किया है उनको वापस उन्हें लौटाए किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज हेयर बिलो। हम कुछ सामाजिक उद्देश्यों की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंश्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड इफेक्टिवली अफोर्डेबल प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। संस्था को या किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अफोर्डेबल प्राइसिंग रखनी चाहिए, ताकि जो मेजर ऑफ द पार्ट ऑफ सोसाइटी है वो उसे परचेज कर सके। सेफ्टी एंड इफेक्टिवली एंड एंश्योर हेल्थ। अगर कोई हैजार्डियस या ख़तरनाक प्रोडक्ट है जो हेल्थ को नुकसान कर सकता है तो उसके लिए पहले ही उसके ऊपर वार्निंग लिखनी चाहिए, ताकि समाज के जो प्राणी हैं, जो समाज के जो व्यक्ति है, उन्हें नुकसान ना हो सके। द ऑर्गेनाइजेशन शुड एडहेयर टू सेफ प्रोडक्शन मेथड। और संस्था को सेफ प्रोडक्शन मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे सोसाइटी का नुकसान कम से कम हो। नेक्स्ट इज़ मेक श्योर योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पॉपुलेशन। संस्था को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रदान करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंपनी जिस एरिया में लगाई है या जिस एरिया में आपने प्रोडक्शन प्लांट लगाया है और उस प्लांट के अंदर काम करने के लिए आप वर्कर्स आप किसी दूसरे एरिया से या दूसरी स्टेट से लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आप वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को दें ताकि आसपास के जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय एक्सटेंडिंग द फैसिलिटीज़ एंड अदर सर्विसेज फॉर द सोसाइटी एट लार्ज।
संस्थाओं को चाहिए कि आम जनता या समाज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दें या कुछ अदर सर्विसेज या अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प दें। जैसे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस fulfill their social responsibility by building hospitals, charitable trusts और charitable societies, clubs, etc. कई सारी कंपनियां अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखते हुए बहुत अधिक पैसा समाज की भलाई के लिए लगाती है। For example, Asian Paints has been involved in community programs for the upliftment of the socially backward classes. Asian Paints ने एक मुहिम चलाई, एक प्रोग्राम चलाया जिसमें समाज के जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको ऊपर उठाने के लिए उसने प्रयास किया। एक आपको छोटी सी टेबल दिख रही है एशियन पेंट्स की, जिसमें एक्चुअल CSR मीन्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एशियन पेंट्स ने 2016-17 से लेकर 2018-19 3 साल में कितना पैसा समाज की भलाई के लिए लगाया। अगर हम 2016-17 की बात करें जो नीचे है 47.84 करोड़, इन 17-18 46.51 करोड़ एंड 2018 एंड 19 52.70 करोड़। तो अकेली एशियन पेंट्स से इतना पैसा खर्च कर रही है सामाजिक भलाई के लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अगर हम बात करें P&G कंपनी की, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर इन्वॉल्व इन इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स इज अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल कि P&G कंपनी जो है वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चला रही है। ये भी सामाजिक उद्देश्य के अंदर आता है। In the same manner, Steel Authority of India regularly provides service related to agriculture, industry, education, health, etc. to the people living nearby its steel plants. Steel Authority of India जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपने जिन्होंने जहाँ प्लांट लगा रखा है अपने प्लांट के आसपास के लोगों को, अपने आसपास की सोसाइटी को एग्रीकल्चर सर्विस देती है, इंडस्ट्री सर्विस देती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ सर्विस देती है। ये सब वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। तो समाज की भलाई के लिए कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो संस्था को चाहिए कि वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करे समाज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए, समाज की भलाई के लिए लगाए। नेक्स्ट इज मेक श्योर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज डेवलप्ड थ्रू मिनिमल कॉस्ट। This will also be helpful in removing wastage. One of the good example of fulfilling this responsibility can be the sugar factories diversifying in distilleries making use of the molasses. कि कंपनी को चाहिए कि बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे सिस्टम डेवलप करे जिससे समाज का कम से कम नुकसान हो। जैसे शुगर फैक्ट्रीज ऐसी भट्टियाँ लेकर आ रही हैं जिनसे शुगर बनाते समय जो उनका वेस्टेज है वो कम से कम वेस्टेज उनका निकलता है और जो भट्टियों का जो धुआं है वो भी कम से कम हो रहा है। तो ये काम किया शुगर फैक्ट्रीज़ ने, ये भी समाज की भलाई के लिए काम किया गया। ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे एक ऊपर जो आपको पिक्चर दिख रही है वो P&G कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट की रेंज है। टाइड, एरियल, हेड एंड शोल्डर। एक तरफ हेल्प बिल्ड स्कूल्स, एक तरफ वो सहायता कर रही है, ये दिखाना चाहती है कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर रहे हैं। ये एड जो आपको दिख रही है वो ये कहना चाह रही है कि जो P&G कंपनी है वो अपना कुछ पैसा स्कूल बनवाने में भी लगाती है। हेल्प बिल्ड स्कूल बनाने में सहायता करती है। इसका मतलब समाज की भलाई के लिए कार्य हो रहा है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। ऐसे ही सेल ने एक ऐड जारी किया जिसमें लिखा है कि दिलों की मुस्कान मीलों तक मुस्कान, कि जब लोगों के दिल खुश होंगे तो हम मीलों तक मुस्कान, लंबे तक हम चलेंगे।
ये सेल ने एक ऐड में बताया। तो देखिए, दिस इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो उद्देश्य हैं जो किससे संबंधित हैं? आपकी संस्था के कर्मचारियों से संबंधित हैं। द एम्प्लॉयज़ हैपन टू बी प्रूडेंट एंड सेंसिटिव रिसोर्स फॉर द कंपनी, ताकि एम्प्लॉयज़ आपके लिए विवेकपूर्ण और संवेदनशील संसाधन बन सकें। इट इज़ देयरफॉर हाईली इम्पेरेटिव टू टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसलिए यह अति आवश्यक है कि संस्था को अपने एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ एन अनडाउटेड फैक्ट दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स रैपिड प्रोग्रेस फॉर द कंपनी। ये हम बिल्कुल अनडाउट या कह सकते हैं कि अगर आपकी एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हैं, किसी भी कंपनी के अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, कर्मचारी सेटिस्फाई हैं, तो इसका मतलब कंपनी बहुत जल्द ग्रोथ करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुवार्ड एम्प्लॉयज़ आर एज फॉलोज। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, द फर्स्ट वन इज़ टू गिव डिजर्विंग रेम्यूनरेशन। पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ आता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें डिजर्विंग रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस वो उनको उनके काम के अनुरूप मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उनसे काम ज़्यादा करवा रहे हैं और सैलरी जो है या वेजेस है आप उन्हें नाम मात्र दे रहे हैं। उनका शोषण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ को, डिज़र्विंग कैंडिडेट को अच्छी सैलरी दें, उसके काम के अकॉर्डिंग उसे सैलरी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट। एम्प्लॉयज़ जहाँ काम कर रहे हैं, वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट भी, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी उन्हें देना चाहिए ताकि वो अच्छे से आपके काम कर सके। प्रोवाइड ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। If you tend to overload your employees with work beyond their limitations, it can result in the reduced interest and efficiency of your employees. आपको एम्प्लॉयज़ के वर्क और लाइफ, काम और ज़िंदगी दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होने चाहिए, या कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ पर जो टारगेट दिए जाते हैं वो टारगेट इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उन पर वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे उनकी काम करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए और वो अपने काम से ऊब जाए। कई बार एम्प्लॉयज़ अपने काम से उबे हुए रहते हैं, अपने काम, उनका मन नहीं लगता काम में। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके कोई पर्सनल रीजंस हैं। तो कंपनी को ध्यान रखने चाहिए, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसे भी उसकी सॉल्व करने में हेल्प करना चाहिए। दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। आज हम एंड करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ, जो आपको दिख रहा है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ज़रा दोबारा सुने, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इसीलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।